देखिए, मुझे लगता है कि जनता को विश्वास मोदी जी ने खुद दिला दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हाँ, कुछ वर्षों में ध्रुवीकरण की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को बांट के जनता को आकर्षित करने का काम इन्होंने किया। राहुल गांधी जी इतिहास से लेकर आज तक पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का भ्रमण किया। अखिलेश जी और राहुल जी जिस तरह इस मोदी सरकार से बिना डरे बिना दबे लड़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर भी थोड़ा सा ईडी का सीबीआई का एक दबाव बनाया जाता है, लोग वहां सरेंडर हो जाते हैं। अगर बेटियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की बेटियां नहीं जलाई और मारी जा रही हैं। विपक्ष बहुत मजबूती से मैदान में उतर चुका है और मोदी जी का ये जो झूठा हिंदुत्व है, ये चलने नहीं वाला। बुलडोजर गरीबों के घर पे ही क्यों चलाए जाते हैं? एक तबका ऐसा है पूर्वांचल में जो कि लड़ता भी है, जो कि उत्पात भी मचाता है, लेकिन उन पर योगी आदित्यनाथ जी मौन रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और पहले चरण के मतदान भी हो चुके। 102 लोगों की किस्मत EVM में बंद हो चुकी। उत्तर प्रदेश की आज सीटों के लिए भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है उत्तर प्रदेश के लिए। तमाम सारे वादे और इरादों के लिए तमाम सारे लोग जहां पीठ थपथपा रहे, वहीं कुछ लोग छाती भी पीट रहे। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ तेज तर्रार युवा चेहरा करिश्मा ठाकुर हैं। करिश्मा ठाकुर पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता रह चुकी हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। करिश्मा जी, पहले हम राजनीति की बात करें, उससे पहले हम आपकी भी दर्द की बात करेंगे। आप लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, आपको नहीं मिला, आलोक मिश्रा को मिला। कितना मलाल? बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रियंका जी से मिले, आदरणीय राहुल जी से मिले, अभी मैं बैक टू बैक 2 विधानसभा के चुनाव लड़ के आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव सिर्फ भावनात्मक नहीं होते हैं। चुनाव हर तरह की रणनीति देखी जाती है और पार्टी को महसूस हुआ कि एक ब्राह्मण चेहरा लोकसभा चुनाव में देना इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग तन मन धन से प्रियंका जी के आदेश के पालन करेंगे और आगे चुनाव लड़ूंगी। जिनके मुकद्दर में आग होती है वो पानी का इंतजार नहीं करते, बारिश का इंतजार नहीं करते, ऐसा क्यों कहते हैं आप? कौन सी है वो आग है, कितनी है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक उम्र पर पहुंचकर ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सिखाया कि अगर 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर देश के लिए खेल सकते हैं, लता मंगेशकर जी हिंदुस्तान के लिए गा सकती हैं, अकबर हिंदुस्तान पे राज कर सकते हैं, 5 साल का कौटिल्य कौन बनेगा करोड़पति जीत सकता है, तो आप भी परिश्रम करके, मेहनत करके, अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने आप को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा सकते हैं, लोगों का आशीर्वाद पा सकते हैं। और एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू नीड टू प्रूव योर टैलेंट बाय योर हार्ड वर्क। यूपी में 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के का जो नारा दिया गया था, यूपी के 2 लड़के वापस फिर से एक बार मैदान में है लोकसभा में। इस बार क्या कुछ नया है? दोनों लड़कों में क्या अंतर पा रही हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी और राहुल जी जिस तरह इस मोदी सरकार से बिना डरे बिना दबे लड़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी थोड़ा सा ईडी का सीबीआई का एक दबाव बनाया जाता है, लोग वहां सरेंडर हो जाते हैं। या तो भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और भाजपा में ज्वाइन होते ही ईमानदार हो जाते हैं, या तो उन्हें जेल के पीछे भेज दिया जाता है। राहुल जी पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए, उनकी सदस्यता तक छीन ली गई और जब उन्होंने कोर्ट में गए, ईडी के चेंबर्स में बैठे, उनको वहाँ पर क्लीन चिट दे दी जाती है। ये भाजपा सरकार उन्हें कहीं से भी हिरासत में नहीं ले सकती। और जो मोदी पर उन्होंने बयान दिया था, कहीं ना कहीं कोर्ट में भी एक बायस्ड फैसला आया था, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उन्हें चुनाव ना लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन हमें हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास है और राहुल जी को वापस से लोकसभा में सदस्यता मिली और अब वो चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं। वैसे ही अखिलेश यादव जी बेबाकी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ के जितने भी मैं कहूँगी कि बुलडोज़र की कार्रवाई रही हो, चाहे पुलिस कस्टडी में हत्याएं रही हों, चाहे महिला उत्पीड़न रहा हो, हर मुद्दे पर बेबाकी से बिना डरे बिना दबे योगी आदित्यनाथ से लोहा लेते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष राहुल जी और अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है। नहीं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, अच्छा नतीजा नहीं रहा। इस बार आप जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को विश्वास मोदी जी ने खुद दिला दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जनता खुद राहुल जी और अखिलेश जी की ओर बड़ी ही
आशावान नज़रों से देख रही है, क्योंकि चाहे मणिपुर में देखा हो नग्न अवस्था में किस तरह महिलाओं को घुमाया गया, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसे मामले आए दिन होते हैं। इनके जो लोकल सांसद हैं, क्यों पचौरी जी का टिकट बदला गया? क्या वो सहमत नहीं थे? पचौरी जी जब फील्ड में नहीं जाते होंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि इनको नया चेहरा लाए गए। और कानपुर का भी वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा भी फर्रुखाबाद का है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार अपने सांसदों के कार्यों से खुश नहीं थी, इसीलिए इन लोगों ने टिकट्स बदली हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे जो कैंडिडेट हैं, कानपुर की मैं बात करूं, आलोक मिश्रा जी हैं, जाना माना चेहरा है, मेयर का और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। मुझे लगता है जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार ये गूंगी बहरी सरकार, जो ना महिला उत्पीड़न पे बोली, ना किसानों पर बोली, ना महंगाई पर बोली, ना रोजगार पर बोली, मुझे लगता है इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। नहीं, उखाड़ फेंकने का तो समय आ गया है, लेकिन जिस प्रांत में आप हैं, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत में, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को भेदने के लिए करिश्मा ठाकुर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास वो कौन सा हथियार है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा चली, पूरे उत्तर प्रदेश ने एक जन सैलाब देखा। कानपुर भी राहुल जी आए थे, लाखों हजारों लोग यहाँ पर खड़े थे, उपस्थित थे, उनको सुनने आए थे, क्योंकि वो नारी न्याय की बात कर रहे हो, भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। तो और दूसरी ओर अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं, जो कि बहुत कम मार्जिन से ही पिछले विधानसभा में रह गए थे। और हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर और बुंदेलखंड भाजपा का गढ़ नहीं रहा। हाँ, कुछ वर्षों में ध्रुवीकरण की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को बांट के जनता को आकर्षित करने का काम इन्होंने किया। आज ये मुद्दा, राम मंदिर अगर मुद्दा है, तो एक पक्ष ऐसा भी है जो सोचता है कि आधा अधूरा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी मोदी जी जो हैं, जो युवाओं के लिए काम करते हैं, तो एक तबका ऐसा है जो ये सोचता है कि हाथों में डिग्री लेकर पकौड़े तलने की राय भी उसी प्रधानमंत्री ने दी थी। अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो साक्षी मलिक जैसी बेटियां मजबूर हो गई ब्रजभूषण के खिलाफ जाने में, और ब्रजभूषण के दबाव में आकर उन्हें अपना स्वर्ण पदक वापस करना पड़ा, और प्रियंका गांधी जी उनका साथ देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति भाजपा की नहीं चलेगी और मुद्दों की लड़ाई होगी। आपने हिंदुत्व की बात कर ही दी है, तो इससे भी सवाल पूछ ही लेते हैं। भाजपा के हिंदुत्व ने कांग्रेस का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी को पप्पू प्रसारित करने पर ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि पप्पू तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया, और वो प्रयास विफल रहा राहुल जी को पप्पू सिद्ध करने का। क्योंकि राहुल गांधी जी इतिहास से लेकर आज तक पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का भ्रमण किया हो। मुझे नहीं लगता, इससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेता है जिसने पैदल भारत के दर्शन किए हों। और रही मोदी जी के हिंदुत्व की बात, अगर बेटियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की बेटियां नहीं जलाई और मारी जा रही हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस और सब्जियों के दाम और दूध मलाई के दाम महंगे हो रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए महंगे नहीं हो रहे हैं। अगर रोज़गार की कमी हो रही है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रोज़गार बंद नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं किया जाता है। पूरी तरह से जो देश को एक अलग दिशा देने का काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये जनता समझ चुकी है। और जो पढ़ा लिखा युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। आज की डेट पे हम सब जानते हैं कि किसान जब आंदोलन करने आए, अन्नदाता हैं, किस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरह उनके साथ बर्बरता की गई, हज़ारों किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। वहीं लखीमपुर में इनके भाजपा के नेता टैनी ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ पर कोई उनकी आवाज़ उठा रहा था तो प्रियंका गांधी उठा रही थी। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा था तो प्रियंका गांधी उसकी आवाज़ उठा रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत मजबूती से मैदान में उतर चुका है, और मोदी जी का ये जो झूठा हिंदुत्व है, ये चलने नहीं वाला। आप लोग हर बार एक बड़ा सवाल उठाते हैं लोकतंत्र की हत्या का, कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है मोदी सरकार में। क्यों ये बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? और अगर विपक्ष की अगर सरकार नहीं आई इस बार, तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र आप कैसे बचाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। चुनाव के बीच में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है, झारखंड के मुख्यमंत्री और केजरीवाल जी को।
और ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हों, उनको जेल से सरकार चलाने की अनुमति पर डिबेट्स ये लोग ले आते हैं। और वहीं इनके जो लोग हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, आप चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए, आप अभी ये ब्रजभूषण को देख लीजिए, क्या ये लोग जेल में हैं? कुलदीप सिंह सेंगर तो घोषित अपराधी हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या इनकी सदस्यता रद्द की है? क्या ब्रजभूषण को टिकट देंगे या नहीं देंगे, इस पर अभी भी ये चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपराधी किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और हम सभी लोगों को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार की सरकार इस देश में देनी है। बुलडोज़र गरीबों के घर पे ही क्यों चलाए जाते हैं? एक तबका ऐसा है पूर्वांचल में जो कि गलतियां भी करता है, जो कि लड़ता भी है, जो कि उत्पात भी मचाता है, लेकिन उन पर योगी आदित्यनाथ जी मौन रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर दूसरी धर्म और जाति के लोग किसी प्रकार से कुछ अराजकता फैलाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। मैं ये नहीं कह रही उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ व्यक्ति विशेष को, उसकी जाति धर्म को देखकर जब कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचती है। आपने बोला है कि चुनाव के बीच 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, इससे पहले भी हुआ। जयललिता को लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहते वो भी जेल भेजे गए। तो उस समय और इस समय में क्या अंतर आपको लगता है? अगर ये आपको तानाशाही नजर आती है तो तब क्यों तानाशाही नहीं नजर आई? मुझे ऐसा लगता है चुनाव के वक्त तो वो जेल नहीं भेजे गए होंगे, ये इलेक्शन पीरियड था, ये अंतर पाती हूँ मैं। ये कार्रवाई चुनाव के बाद भी हो सकती थी और आप 10 साल सरकार में थे, चुनाव के पहले भी हो सकती थी। जब लोकसभा चुनाव आता है उसी समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब लोकसभा चुनाव आता है तभी आप NRC की बात करते हैं, CA की बात करते हैं। मतलब आप मानती हैं कि राम का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल राम का प्रयोग हुआ है। आपके पास 10 साल थे, अब NRC और CA मुद्दा चुनाव के दौरान उठाने का क्या मतलब था? ताकि लोग बटे, ध्रुवीकरण की राजनीति हो, आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा आप चुनाव के वक्त ही क्यों करते हैं? उसके पहले आपने नहीं करी या चुनाव के बाद आपने क्यों नहीं करी? CM को आपने जो जेल भेजा वो उसी वक्त क्यों भेजा? क्या संदेश आप मीडिया द्वारा जनता में देना चाहते थे? तो मुझे लगता है जो भी मुद्दे ये उठाते हैं ये चुनाव को देखते हुए उठाते हैं। इनका जनता से, धरातल में लोग मर रहे हैं, भुखमरी से परेशान है, गंदगी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इनका कोई मकसद ही नहीं होता है। जो भी मुद्दे ये लोग लाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाते हैं। कि अगर कानपुर में मतलब कांग्रेस की सीट जीतती है तो कानपुर को क्या नया देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कानपुर को एक ईमानदार नेतृत्व देखने को तो ज़रूर मिलेगा, जो कि मुरली मनोहर जोशी जी और जो पूर्व सांसद रहे उनके नेतृत्व में देखने को नहीं मिला। मैं जब क्षेत्र में घूमती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमने सांसद के चेहरा ही नहीं देखा था। तो कम से कम आलोक मिश्रा जी अगर कानपुर से सांसद बनते हैं तो वो पब्लिक के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, और दूसरी ओर वो शिक्षा से आते हैं, शिक्षा DPS उनके स्कूल्स हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर में एक पढ़ा लिखा सांसद जो कि शिक्षा को महत्व देता है, और शिक्षा आज के ज़माने में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत होती है व्यक्ति की। और जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं गंदगी, बड़ा दुख की बात है कि प्रदूषण के मामले में हमारा शहर प्रथम स्थान पर आता है, और स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने तो खुद गोविंद नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, वहाँ पर 25 से 30 बस्तियाँ हैं, वहाँ लोग नहर के पास रहते हैं, वो नहर नाले में तब्दील हो गए हैं, और जब डेंगू का सीज़न आता है तब बच्चे वहाँ बीमार हो जाते हैं, उनकी माताएं बीमार हो जाती हैं, और हैलेट अस्पताल में बेड नहीं होते हैं कि उनको भर्ती करा सकें। तो मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 बहुत अहम मुद्दे रहेंगे जो आलोक मिश्रा जी जनता को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी हमसे बात करने के लिए। साथी पत्रकार खुशी दुबे के साथ बबीत चौधरी कैमरामैन और अशोक कुमार, INF उत्तर प्रदेश।